हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल हमने किया था उत्तर मौर्य पूर्व मौर्य काल में जो विदेशी आक्रमण हुए थे। दो विदेशी आक्रमण हुए थे, ईरानी आक्रमण और यूनानी आक्रमण। उनकी हमने चर्चा की थी। चलिए तो हम शुरू करते हैं मौर्य काल। मौर्य काल कब से कब तक था? 323 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक के काल को मौर्य काल के नाम से जाना जाता है। और यह काल कब से कब तक था, इसके हमें साहित्यिक स्रोत भी मिले हैं। चलिए तो हम पढ़ते हैं साहित्यिक स्रोत, यानी कि जो हमें विद्वानों के द्वारा साहित्य रचित मिला है, उससे हमें अनुमान मिलता है कि जो मौर्य काल का समय था वो 323 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक था। साहित्यिक स्रोत, मौर्य काल के साहित्यिक स्रोत कौन कौन से? सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र इसका विषय है। अर्थशास्त्र आर्थिक क्षेत्र से नहीं है बल्कि राजनीतिक क्षेत्र से है। और इसके रचयिता कौन थे? चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य। इन सब का मतलब एक ही है। इसको कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त तीनों नाम से जाना जाता है। तो यदि क्वेश्चन पूछा जाए विष्णुगुप्त की रचना का नाम क्या है, तो हमारा आंसर होगा अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र एक राजनीतिक विषय पर आधारित ग्रंथ है, यह आर्थिक विषय पर आधारित ग्रंथ नहीं है। नेक्स्ट ग्रंथ मिलता है हमें इंडिका। इंडिका की रचना किसने की थी? मेगास्थनीज के द्वारा इसकी रचना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा महाभाष्य। महाभाष्य की रचना किसने की थी? पतंजलि ने। मुद्रा राक्षस पुस्तक के रचयिता कौन थे? विशाख दत्त। कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? भद्रबाहु ने, जो दिगंबर जैन होते थे। जैन दो प्रकार के होते थे, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर सफ़ेद कपड़े पहनते थे, लेकिन दिगंबर नग्न अवस्था में रहते थे। दिगंबर जैन के संस्थापक थे जो भद्रबाहु, उनकी रचना का नाम है कल्पसूत्र। उससे भी हमें मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट ग्रंथ है हमारा अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी को संस्कृत व्याकरण का जनक भी माना जाता है और इसके रचयिता हैं पाणिनि। अष्टाध्यायी संस्कृत का पहला ग्रंथ माना जाता है। कथा सरित सागर, इसके रचयिता कौन है? सोमदेव इसके रचयिता हैं। ये देखें हमने साहित्यिक स्रोत। अब हम चर्चा करेंगे पुरातात्विक स्रोत, यानी कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ऑफ मौर्यन पीरियड। इसके अभिलेख हमें कैसे कैसे मिलते हैं? अशोक के अभिलेख। अशोक के अभिलेख भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख माने जाते हैं। कभी कभी यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि प्राचीनतम अभिलेख किस भारतीय शासक का है, तो आंसर होगा अशोक। अशोक के अभिलेखों से भी हमें मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। अशोक के अभिलेख थे जो उनको 3 भागों में विभाजित किया गया है। वे 3 भाग कौन कौन से हैं? शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख। गुहा लेख मीन्स जो गुफाओं पर लिखे गए थे। स्तंभ लेख जो स्तंभ के ऊपर लिखे गए थे। शिलालेख जो पत्थरों पर लेख लिखे गए थे, उनको कहते हैं शिलालेख। शिलालेख को 2 भागों में भी विभाजित किया गया, वृहत शिलालेख और लघु शिलालेख, यानी कि ये बड़े थे और ये छोटे थे। शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख। शिलालेख के आगे 2 भाग हैं, वृहत शिलालेख और लघु शिलालेख। स्तंभ लेख के भी 2 भाग हैं, वृहत स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख। थर्ड पार्ट है इसका गुहा लेख। अब हम चर्चा कर लेते हैं कि जो अभिलेख थे वे किस किस लिपि में रचित थे। अशोक के अभिलेख जो हमें प्राप्त हुए हैं वे खरोष्टी, ब्राह्मी, यूनानी और अरामाइक 4 लिपियों में हमें मिले हैं। तो अशोक के अभिलेख कितनी लिपियों में रचित थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 लिपि। और ये कौन कौन सी थी? खरोष्टी, ब्राह्मी, यूनानी और अरामाइक लिपि। अब हम देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जैसे अशोक के अभिलेखों की जो प्रथम खोज की गई थी वो कब की गई थी? 1750 में। और पहला स्तंभ लेख कौन सा था जिसकी खोज हुई? दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख, इसकी खोज की गई थी। और इसकी खोज किसने की थी? टी फैनथेलर नामक व्यक्ति के द्वारा अशोक के पहले स्तंभ लेख दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख की खोज 1750 में हुई थी। ये पॉइंट भी हमको स्टार लगाकर याद करना है। एक नोट लगाने योग्य बात है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा मेरठ से दिल्ली इसको स्थानांतरित करवा गया था। जो हमें दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख प्राप्त हुआ है, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसको मेरठ से दिल्ली स्थानांतरित करवा दिया गया था। नेक्स्ट है हमारा 1837 में जेम्स प्रिंसेप द्वारा सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा गया।
और जो अभिलेख पढ़ा गया वह कौन सा था? दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख, जो हमें अम्बाला से प्राप्त हुआ है। अम्बाला में टोपरा एक स्थान है, वहाँ से प्राप्त हुआ था। इसको फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली स्थापित करवाया गया था, इसलिए इसको कहते हैं दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख। इसको ही जेम्स प्रिंसेप के द्वारा सबसे पहले पढ़ा गया था 1837 ईस्वी में। इस क्लास के लास्ट में हमने पहली क्लास की थी भारत के अन्य महत्वपूर्ण नाम है, जो भारत के नाम की उत्पत्ति कैसे हुई, उन प्रश्नों की हम चर्चा भी इसी क्लास के अंत में करेंगे, तो अंत तक बने रहें। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो दिल्ली में स्थानांतरित करवाया गया था उसको कहते हैं दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख। स्तंभ लेख, जो शिलालेख या स्तंभ लेख हमें प्राप्त हुए, उससे हमें अशोक के शासनकाल के कौन से वर्ष का पता चलता है? अशोक के शासनकाल के 8वें वर्ष से लेकर 27वें वर्ष तक के काल के हमें इसमें जानकारी मिलती है। तो अशोक के शिलालेख थे जो वृहत शिलालेख यानी कि दीर्घ शिलालेख, बड़े शिलालेख थे जो, उनकी संख्या कितनी है? 14 वृहत शिलालेख हैं। तो उसमें पहले हम इनके 14 शिलालेख है जो सबकी चर्चा करेंगे। आज हम कुछ शिलालेखों की चर्चा करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो पहला शिलालेख है हमारा, इसमें अशोक द्वारा 3 महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। तो ये 3 महत्वपूर्ण बात कौन कौन सी हैं? इसमें अशोक संपूर्ण जनता को अपनी संतान के समान बताता है। इसी के तहत अशोक ने पशु बलि को प्रतिबंधित किया था। वन्य जीव संरक्षण, हर रोज रसोई में 1 हिरण और 2 मोर पकाए जाने की प्रथा बंद की। तो वन्य जीव संरक्षण और संपूर्ण जनता को अपनी संतान माना प्रथम अभिलेख में। तो ये इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। चलिए तो हम चलते हैं नेक्स्ट शिलालेख पर। नेक्स्ट शिलालेख है, इसमें जनता के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम शुरू करने की बात कही गई है। मानव और पशु चिकित्सा का प्रबंध किया। अशोक इतिहास का एकमात्र यह प्रथम शासक था जिसने पशुओं के लिए अस्पतालों का भी प्रबंध करवाया। दक्षिण राज्यों चोल चेर पांड्य राज्यों का भी जिक्र दूसरे शिलालेख में मिलता है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड शिलालेख। थर्ड शिलालेख से हमें किसकी जानकारी मिलती है? इसमें ब्राह्मणों को सम्मान और महामात्यों की नियुक्ति पर बल दिया गया है। माता पिता की देखभाल और अल्प व्यय की प्रेरणा भी अशोक के तीसरे अभिलेख से हमें मिलती है। नेक्स्ट है हमारा चौथा शिलालेख। इसमें अहिंसा का पालन करने पर बल दिया गया है। मित्रों और संबंधियों के साथ दुर्व्यवहार न करना, अवैधानिक व गलत कार्यों को न करना आदि पर बल दिया गया है। ये थे अशोक के शिलालेख। चलिए तो हम इनको एक बार दोबारा से देख लेते हैं कि ये क्या क्या हैं। अशोक का शिलालेख। अशोक के पहले शिलालेख में महत्वपूर्ण बातें क्या क्या हैं? जनता को अपनी संतान माना है, पशु बलि पर प्रतिबंध लगाया है और वन्यजीव संरक्षण यानी कि हर रोज रसोई में 1 हिरण और 2 मोर पकाए जाते थे, उस प्रथा को अशोक के द्वारा पहले अभिलेख में बंद करने की बात कही गई है। दूसरा शिलालेख है, इससे हमें पता चलता है कि अशोक ने जनता के लिए कल्याणकारी कर्मों की शुरुआत की, मानव और पशु चिकित्सा का प्रबंध करवाया। दक्षिण में जो चोल चेर पांड्य 3 महत्वपूर्ण राजवंश थे उनका जिक्र भी इस शिलालेख में मिलता है। नेक्स्ट है हमारा तीसरा शिलालेख। इसमें ब्राह्मणों को सम्मान और महामात्यों की नियुक्ति पर बल दिया, माता पिता की देखभाल और अल्प व्यय यानी कि कम खर्च करने की प्रेरणा दी है। नेक्स्ट है हमारा चौथा शिलालेख। चौथा शिलालेख से अहिंसा का पालन करने पर बल दिया गया, मित्रों और संबंधियों के साथ दुर्व्यवहार यानी कि बुरा व्यवहार न करने पर बल दिया गया, अवैधानिक जो विधि के अनुसार नहीं है और गलत कार्य हैं उनको न करने की भी बात चौथे शिलालेख से हमें मिलती है। तो अब हमने जो भी क्वेश्चन पढ़े हैं उनसे अब तक जो हमने थ्योरी के रूप में पढ़ा है उनको हम क्वेश्चन के रूप में दोबारा से चर्चा करते हैं। जनता के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम करने चाहिए, ऐसी जानकारी अशोक के किस शिलालेख से मिलती है? इसकी जानकारी मिलती है हमें अशोक के दूसरे शिलालेख से। अशोक के प्रथम शिलालेख की खोज कब व किसने की? अशोक के प्रथम शिलालेख का नाम था दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख। इसकी खोज की टी फैन टेलर ने 1750 ईस्वी में की। अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख। इसको इसने पढ़ा था 1837 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अशोक के अभिलेखों से उसके शासनकाल के कौन से वर्षों की जानकारी मिलती है? इससे हमें मिलती है 8वें से 27वें वर्ष तक की जानकारी हमें मिलती है। अशोक के वृहत शिलालेखों की संख्या कितनी है? अशोक के जो वृहत यानी कि बड़े शिलालेख थे उनकी संख्या कितनी है? 14। और यदि पूछे स्तंभ लेख, स्तंभ को हमने 7 से याद किया था, जैसे स्तंभ में स है और 7 में भी ये स है।
तो इससे रिलेट करके हमने ये याद किया था कि स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, लेकिन वृहत शिलालेख इनकी संख्या कितनी है? 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कथा सरित सागर। इस पुस्तक के लेखक कौन है? सोमदेव। और इंडिका पुस्तक की रचयिता कौन है? इंडिका पुस्तक ये हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। महाभाष्य ये भी हमने इसी क्लास में पढ़ा है, ये दोनों क्वेश्चन। इनका उत्तर हमें बताना है। किसके शासनकाल में भारत पर दूसरा विदेशी आक्रमण हुआ? इसका आंसर भी हमें कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि यह हमने कल ही पढ़ा था, तो हमको यह भी याद होना चाहिए। चलिए, तो जैसा कि हमने क्लास के बीच में कहा था कि हम आज पहली क्लास ली थी हिस्ट्री की, उसमें हमने चर्चा की थी भारत के क्या क्या नाम थे, प्राचीन नाम क्या क्या थे। उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा हम करते हैं, जिससे उस क्लास का रिवीजन भी हमारा यहाँ हो जाएगा। और हम डेली ऐसे ही जो पहली क्लास हुई थी, हर रोज़ एक क्लास का रिवीजन लास्ट में हम क्वेश्चन के रूप में करेंगे। चलिए, तो हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्लास का रिवीजन। भारत का प्राचीनतम नाम क्या था? भारत का प्राचीनतम नाम था आर्यवर्त। और यह आर्यवर्त नाम किससे पड़ा? आर्यों के आगमन से। आर्य भारत में कब आए थे? 1500 ईसा पूर्व में। और वे सबसे पहले किस क्षेत्र में रहे थे? सप्त सैंधव प्रदेश में रहे थे। इसको सप्त सैंधव क्यों कहा जाता था? क्योंकि यह 7 नदियों के आसपास का क्षेत्र था। 7 नदियों के कारण ही इसको सप्त सैंधव प्रदेश कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में आर्य कब आए थे? भारत में आर्य आए थे 1500 ईसा पूर्व में। आर्यों का साम्राज्य विस्तार कहाँ से कहाँ तक था? आर्य भारत में कहाँ से कहाँ तक फैले हुए थे? आर्य ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट। पूर्व में पश्चिमी गंगा तट से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान तक, और उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में उत्तरी राजस्थान तक का क्षेत्र था, जो वो आर्यों का साम्राज्य का विस्तार था। तो आर्यों का साम्राज्य विस्तार ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर्य प्रारंभ में जहाँ आकर बसे थे उसको क्या कहा गया? सप्त सैंधव प्रदेश। और सप्त सैंधव प्रदेश क्यों? क्योंकि वहाँ सिंधु नदी और उसकी सहायक नदी थी, जो 7 नदियों के समूह था। 7 नदियाँ वहाँ बहती थी, इसलिए इसको सप्त सैंधव प्रदेश कहा जाता है। हिंदुस्तान नाम किसके द्वारा दिया गया था? हिंदुस्तान नाम दिया गया था ईरानियों के द्वारा। ईरानी लोग थे जो सिंधु नदी को हिंदू कहकर पुकारते थे, और जो सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र यानी कि सिंधु नदी से पार रहने वाले लोग थे, उसको इन्होंने हिंदुस्तान कहकर पुकारा। तो हिंदुस्तान नाम दिया फारसी या ईरानियों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडिया नाम किसके द्वारा दिया गया? यूनानियों के द्वारा। यूनानी कौन थे? जो सिकंदर महान थे, वो यूनानी थे। यूनानियों ने सिंधु नदी को इंडस कहकर पुकारा, तो इंडस से हमारे इंडिया नाम की उत्पत्ति हुई। तो इंडिया नाम किसने दिया? यूनानियों ने। और फारसी ने कौन सा दिया? हिंदुस्तान नाम दिया। ये भी हमारे परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चीनी यात्रियों के द्वारा भारत को क्या नाम दिया गया? चीनी यात्रियों ने भारत को क्या कहकर पुकारा? येन तू। भारत का संवैधानिक नाम क्या है? जो संविधान में वर्णित है। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट ऐसा कहा गया है, यानी कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिशर्स यानी कि अंग्रेजों द्वारा भारत को क्या नाम दिया गया? भारत को कहा गया लैंड ऑफ स्नेक चार्मर्स यानी कि सपेरों का नगर कहा गया। अब हम देखते हैं जो आज के क्वेश्चंस हैं, इनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? इसकी पूरी जानकारी हमें कमेंट बॉक्स में बतानी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म का विभाजन किन 2 संप्रदायों में हुआ था? यह भी हमको बताना है। ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने रिवीजन और नया सिलेबस भी किया है। क्लास अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, वहाँ पर इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।